हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिएगा, और आज हम फिर से जुड़ चुके हैं प्रीलिम्स पॉसिबल की अरिहंत पब्लिकेशन की इस खूबसूरत सी सीरीज के साथ, जहां आपको आईएएस पीसीएस से रिलेटेड जो है ठीक प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक, और आपके प्रीवियस ईयर जो है आपके साथ जो है डिस्कस कराए जाते हैं। और ये टोटल डिस्कशन जो है वो इस रेड कलर की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज का जो है आपको देखने को मिलता है। तो अभी तक आपने अगर आईएएस के प्रीलिम्स और पीसीएस के प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज नहीं ली है, तो आज ही इसे जो है मार्केट से जो है परचेज कर लें। ये आपको हर बुक सेलर के पास जो है मिल जाएगी। ठीक, जो कि आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए जो है बहुत ही बेनिफिशियल जो है साबित होगी। और इसके अलावा इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो है प्रैक्टिस जो है मिलती है। इसके साथ साथ आपको थ्योरी भी जो है कंप्लीट आपको जो है कंसाइज रूप में जो है देखने को मिलती है। चलिएगा, तो आज की क्लास को जो है मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। ठीक, बुक आपको देखने को मिल ही रही होगी, यही वाली बुक जो है आपको परचेज करनी है। ठीक, चलिए। और हमने आपको लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराए थे, वो क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था वो दिया था क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 56 जो है आपको दिया था। आइएगा, उसी पर जो है डिस्कशन करते हैं 56 पर। ठीक, और फिर इसके बाद जो हम आगे चलेंगे। चलिए, तो 56 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ऑप्शन ए, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, या फिर स्वयं को विकसित करने का अवसर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं को विकसित करने का अवसर जो है आप समझेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आइएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त व्याख्या है कि वह व्यक्ति को स्वयं को विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में वर्णित है। यह अनुच्छेद 19 में उपलब्ध है। इसमें वर्णित स्वतंत्रता के अधिकारों का उद्देश्य लोगों के जीवन को अधिकार चेतनापूर्ण तनाव रहित जो है बनाना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको ओवरऑल जो है सही आंसर बताना है। ठीक, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद तथा पंथ निरपेक्ष मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। और डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। ठीक, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा लेकर के चलता हूं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। ठीक, तो आंसर तो आपने देख लिया, व्याख्या देख लीजिएगा। दिए गए कथनों में से कथन सेकंड जो है सही है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के संसद विधानमंडलों द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा किए दिए गए किसी आदेश की वैधानिक पुनर्वलोकन का अधिकार है। अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 226, 246, 251, 254 और 372 के संबंध में जो है संवैधानिक न्यायिक पुनर्वलोकन का जो है प्रावधान किया गया है। कथन फर्स्ट जो है सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान की मूल संरचना का संबंध उन प्रावधानों से है जो संविधान एवं भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संविधान में मूल ढांचे वस्तु रूप जो है उल्लिखित नहीं है। अतः भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को केशवानंद भारती मामले में तथा न्यायालय के निर्णय में देखा जा सकता है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा जैसे तत्वों को जो है आधारभूत बनाया गया। और ये केशवानंद का जजमेंट जो है ये 1973 का जो है जजमेंट है। क्या है? 1973 का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट जो है पहली बार जो है लॉन्च किया था। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली आपको देखने को मिलती है। फिर आपका ऑप्शन बी है भारत में सरकार की संघीय तथा एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। ऑप्शन सी फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन डी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। चलिए चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। आंसर आपने देख लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली का प्रचलन है। बी सी डी सही नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों की संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। फ्रांस में सरकार की प्रणाली अर्ध अध्यक्षात्मक और अर्ध संसदीय है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा नहीं होती, यहाँ के प्रधानमंत्री को नेशनल असेंबली के प्रतिनिधि चुनते हैं और तत्पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्लियर? चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और इन चारों ऑप्शनों में से आपको जो है सही ऑप्शन बताने हैं। ठीक, चलिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? ठीक, तो यहाँ पर कह रहा अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास बिल्कुल नहीं, अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की शक्ति, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य बिल्कुल नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या। आंसर तो आप देख ही चुके हैं। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच विशेषताओं के संबंध में कथन 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के मध्य राष्ट्रपति की वीटो शक्ति समान है। ज्ञातव्य है कि किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की अपेक्षा थोड़ी न्यून होती है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्यवाही न करने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना पड़ता है, जबकि भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसी कोई निश्चित समय अवधि नहीं है। कहने का मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति को विद इन 10 डेज जो है उस बिल को जो है वापस करना होगा, अगर वो सिग्नेचर नहीं कर रहा है तो। मगर भारत में जो है ऐसी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं बनाई गई है। ठीक, नेक्स्ट है कथन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही नहीं है, क्योंकि भारत में अवशेष शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, जबकि अमेरिका में राज्यों के पास होती हैं। अमेरिका के उच्च सदन में सभी प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्य जो है नॉमिनेटेड किए जाते हैं, अर्थात मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपको एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, आपको बताना है कि ये दोनों कथन सही हैं। ठीक, कथन और कारण जो है सही है, क्या ये एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं? क्लियर? चलिएगा आइएगा देखते हैं। तो कथन क्या कह रहा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतर एवं परिवर्तन के तत्व मूल रूप में पाए जाते हैं। ठीक, और कारण कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियां जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो ये दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइएगा तो यहाँ पर आपने आंसर देख ही लिया, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूल रूप में पाए जाते हैं। भारतीय शासन प्रणाली मौर्यकाल से आधुनिक काल तक समान राजनीतिक चिंतनों से प्रभावित रही है। समय समय पर हुए परिवर्तनों के बावजूद इसमें निरंतरता की एक बुनियादी चेतना यथावत रही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली के साथ परंपरागत तथा संत शैली को भी समाहित किया गया है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक जो है सारी चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? ठीक, चलिए फटाफट से आंसर करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हर्बर्ट साइमन या फिर पॉल एच एफ लवी या फिर सर जोसिया स्टाम्प या फिर हेनरी फेयोल?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फ्योल। क्या हो जाएगा? हेनरी फ्योल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा देख लेते हैं हेनरी फ्योल के बारे में क्या बातें कही गई हैं। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतन हैरी फ्योल लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं के समर्थक हैं। इसके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होती है। यह कथन किसने कहा था? चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक, तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी W.V. डॉनहेलमैन द्वारा। क्लियर? चलिएगा आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होती है। यह कथन W.B. डॉनहैम द्वारा जो है कहा गया था। इन्होंने कथन में लोक प्रशासन की विशेषताओं को उद्धृत करने के संदर्भ में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्रशासन का संबंध सभ्यता के विकास तथा उसकी संरचना गतिविधियों से जो है था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेड W. रिंग्स। ठीक, आइएगा लेकर के चलते हैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। और एक्सप्लेनेशन में आप देखिएगा फ्रेड W. रिम्स विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित हैं। ठीक, विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। रिम्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट में लिखा है कि विकास प्रशासन उन कार्यक्रमों और परियोजनाओं से पूरा करने के संगठित प्रयासों से संबंधित है जो विकास के संलग्न व्यक्तियों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। ठीक, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट साइमन। क्या? हर्बर्ट साइमन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और आइएगा देख लेते हैं, तो मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया है। इनका मानना है कि प्रशासन के सिद्धांत असंगत और अस्पष्ट हैं, जबकि ठीक डवाइट वाल्डो और फ्रैंक मेरिनी और F.W. रिम्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को स्वीकार किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ठीक, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ठीक, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्या? कमजोर, क्या आंसर हो जाएगा? तो कमजोर, क्या? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा आइएगा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना है। ऐसा राज्य नागरिकों के लिए विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहता है। ठीक, नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग अपना कल्याण स्वयं अपने में सक्षम होता है, अतः उसे किसी संरक्षण विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न सरकारी योजनाएं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर ही चलाई जाती हैं, अतः स्पष्ट है कि यह कल्याणकारी राज्य कमजोर वंचित वर्गों के उत्थान हेतु कार्य करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना जाता है? आपको यहाँ पर कई सारी संस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही होंगी। ठीक, तो अंतरराज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं, सभी संस्थाओं को आवश्यक माना गया है। ठीक,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान मिलता है। राज्यों के परस्पर तथा संघ से विवाद की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। 6 अगस्त 1952 को केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। इस परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकारों और योजनाओं के बीच जो है सेतु की तरह जो है कार्य करना है। संघ एवं राज्यों के मध्य शुद्ध आगामों के वितरण तथा संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने आदि के लिए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। क्षेत्रीय परिषदें तथा एकल न्यायिक व्यवस्था ने भी विविधता में एकता को प्रोत्साहित किया है। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ठीक, चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साम्यवादी राज्य। क्या हो जाएगा? साम्यवादी राज्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आइएगा देख लीजिएगा। साम्यवादी राज्य की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ठीक, भारतीय संविधान में भारत को एक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य कहा गया है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता आदि दर्शनों का उल्लेख किया गया है। सामाजिक राज्य तथा राजनीतिक समानता न्याय का उल्लेख उद्देशिका में मिलता है, जबकि कल्याणकारी राज्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित करता है? ठीक, ऑप्शन ए है आपके सामने, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। क्लियर? चलिएगा आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और समझेंगे। ठीक, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंधों को व्यक्त करने वाला कथन है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की अनुपस्थिति से नहीं होता है, बल्कि विधियों के माध्यम से हमें सही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। विधि विशेषज्ञ जॉन लॉक का कहना है कि स्वाधीनता के लिए विधि आवश्यक है, क्योंकि विधि की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, आई होप आपको यहाँ तक जो है चीजें समझ में आ गई हों। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित किया। दल विहीन व्यवस्था में निहित दोष के चलते ही इन्होंने दल विहीन एवं सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया। जयप्रकाश नारायण को लोकप्रिय रूप में लोक नायक के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर? चलिएगा आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ठीक, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिले होंगे। फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जी ऑस्टिन। क्या हो जाएगा? जी ऑस्टिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, जबकि केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय माना है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान संघात्मक है अथवा एकात्मक है। इन संबंध में द्वि विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे एकात्मक तो कुछ इसे संघवाद संविधान के पक्षधर जो है मानते हैं। क्लियर? कुछ इसे जो है संघात्मक संविधान मानने के पक्षधर हैं। क्लियर? चलिए आई होप आपको यहाँ तक जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है कि उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? विशेषाधिकार का अभाव देखने को मिलेगा, अवरोध के
अवरोध का जो है अभाव देखने को मिलेगा, प्रतिस्पर्धा का जो है अभाव देखने को मिलेगा, या फिर विचारधारा का अभाव देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विशेषाधिकारों का अभाव जो है आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लीजिए। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है कि इसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समानता के अंतर्गत किसी के साथ वर्ण, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करना निषेध है। ठीक, विशेषाधिकारों के अभाव में सभी लोग समान होते हैं, उसमें परस्पर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। क्लियर? और ये चीज जो है आपको फंडामेंटल राइट्स में जो है देखने को मिलेगी, और फंडामेंटल राइट्स में अगर आप आर्टिकल 15 देखेंगे तो आपको ये चीज जो है वहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारण की व्याख्या करता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको कई जो है थिंकिंग जो है देखने को मिल रही है स्टेट की। ठीक, तो एक कल्याणकारी राज्य की, एक लोकतांत्रिक राज्य की, एक कम्युनिस्ट राज्य की, और एक पुलिस राज्य की। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य की। और भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की भावना जो है आपको संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के बीच में, जो कि हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक, आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। क्लियर? चलिएगा आइएगा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य जो है कल्याणकारी राज्य की धारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास की अवधारणा पर कार्य करने के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आवश्यक सेवाओं की भी उपलब्धता कराने का जो है कार्य करती है। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय संघात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। चलिएगा बताइएगा, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 1970 के दशक में, 1970 के दशक में जो है भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा इंदिरा गांधी जी जो है भारत की जो है प्रधानमंत्री थी। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? और 1971 में जो है ठीक भारत में जो है राष्ट्रीय आपात लग गया था। क्या लग गया था? राष्ट्रीय आपात जो है लग गया था। और ये राष्ट्रीय आपात जो है ठीक भारत और भारत और जो है पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा गया था पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कराने के लिए, जो कि आज हमें बांग्लादेश के रूप में जो है देखने को मिलता है। क्लियर? चलिएगा तो यहाँ पर जो है आपका जो है ये टॉपिक जो है खत्म होता है। ठीक, जिसमें हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया? तो इसमें आप लोगों ने संविधान की विशेषताएं पढ़ी। क्या पढ़ी? संविधान की जो है जितनी भी विशेषताएं थी वो आपने जो है कंप्लीट की। आज ये टॉपिक जो है समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट अध्याय जो है हम आपसे मिलेंगे। ठीक, अध्याय 5 में। ये आपका अध्याय 4 था जो कि आज समाप्त हो गया। ठीक, चलिए नए अध्याय के साथ मिलेंगे हम आपसे कल। ठीक, या फिर आज ही नया अध्याय स्टार्ट कर दें? जल्दी बताइए आप लोग, क्या आज ही आप लोग जो है नया अध्याय पढ़ने के लिए तैयार हैं, या फिर आप लोग कल नई क्लास के माध्यम से जो है नया अध्याय जो है कंप्लीट करेंगे? चलिए फटाफट से बताइएगा, जिससे कि हम जो है आज की क्लास को जो है आगे लेकर के चल सकें। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए तो आइएगा, काफ़ी बच्चों के जो है कमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। आइए हम जो है नेक्स्ट अध्याय को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, आइएगा नेक्स्ट अध्याय होगा हमारा ठीक अध्याय 5। और ये अध्याय 5 जो है किससे रिलेटेड है? तो ये आपकी प्रस्तावना से जो है संबंधित है। किससे है? प्रस्तावना या उद्देशिका। देखिए प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में मैं आपको बता दूं कि 13 दिसंबर, क्या 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसे
संविधान सभा में लेकर के आए थे और इसे 22 जनवरी 1950 को जो है 1947 को जो है संविधान सभा ने जो है पास किया था। ठीक, इस उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप जो है हमने यूएसए के संविधान से लिया था, जबकि भाषा को जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है एडॉप्ट किया था। क्लियर? इसके अलावा ये प्रस्तावना ठीक 1960 में जो है बेरूवारी के केस में, क्या बेरूवारी के केस में जो है संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया था इसे। ठीक, फिर 1973 में केशवानंद भारती भारती बनाम बनाम केरल राज्य के केस में, क्या केरल राज्य के केस में जो है इसे संविधान का जो है अंग स्वीकार किया गया। और अंग स्वीकार करने के बाद इस प्रस्तावना या उद्देशिका में जो है 42वां संविधान संशोधन करके, क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 करके जो है 3 शब्द जो है जोड़े गए। क्या 3 शब्द जोड़े गए? वो 3 शब्द कौन कौन से थे? तो वो 3 शब्द की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द थे। ठीक, इसके अलावा अखंडता, अखंडता जो है एक शब्द था। तो ये 3 शब्द जो है इसी अमेंडमेंट के द्वारा जो है जोड़े गए थे, जिनको मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ये रहा समाजवादी, ये है पंथ निरपेक्ष, ये है अखंडता। ये तीनों शब्द जो है इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़े गए थे। तो ये तो था एक आउट सोर्स जो कि आपको प्रस्तावना से रिलेटेड जो है कुछ डाटा प्रोवाइड कराता है। ठीक, अब बेसिकली प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ, उन वर्डों का मतलब क्या है, आइएगा हम जानते हैं। क्लियर? चलिएगा, तो यहाँ पर जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरी की पूरी लिखी हुई है। फिर इस प्रस्तावना में जो की पॉइंट है, ठीक, उनको यहाँ पर जो है एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम जो है भारतीय संविधान की जो है उद्देशिका या फिर प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, जिसकी पहली लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्लियर? और यहाँ पर इस 26 नवंबर 1949 को जो है विक्रम संवत में जो है लिखा गया है, मिति मार्ग तीर्थ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक, तो ये क्या है? तो ये जो है ठीक विक्रम संवत के अनुसार जो है 26 नवंबर 1949 को जो है डिफाइन किया गया। अब इस प्रस्तावना के कुछ वर्ड हैं, जैसे कि सबसे पहले हम भारत के लोग, तो यहाँ पर आपको हम भारत के लोग देखने को मिला। फिर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यहाँ पर आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दिखाई दे रहा है। फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, फिर न्याय यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, न्याय यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, स्वतंत्रता। समानता यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। राष्ट्र की एकता और अखंडता यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। फिर बंधुता जो है आपको कहाँ पर देखने को मिल रही है? तो बंधुता जो है आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। ठीक, तो यहाँ पर आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये हो गया। ठीक, फिर न्याय हो गया, फिर स्वतंत्रता हो गई, फिर समानता हो गया, फिर राष्ट्र की एकता हो गया, फिर बंधुता हो गया। तो ये तमाम जो है की पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आइएगा एक एक की पॉइंट को देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें हम भारत के लोग, तो भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा इसके लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं, अर्थात भारत की जनता के हाथ में ही जो है सब कुछ अधिकार दिए गए हैं। क्लियर? चलिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, अर्थात उसके दबाव में है। क्लियर? चलिएगा, समाजवादी की अगर हम बात करें तो ये व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों जैसे पूंजी, संपत्ति, जमीन आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समानता पाई जाती है। कहने का मतलब गवर्नमेंट का जो है राइट ज्यादा होता है प्राइवेट सेक्टर के कंपेरेटिवल। ठीक, फिर नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का जो है समान समर्थन प्राप्त होगा, अर्थात भारत में किसी धर्म को जो है विशेष रूप से बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्रात्मक की अगर हम बात करें तो वैश्विक मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप में आपको देखने को मिलते हैं भारतीय संविधान में।
गणराज्य की अगर हम बात करें तो इसकी संकल्पना उस राज्य की प्रतीक है जिसमें जनता जो है सर्वोच्च होती है। तो ये चीज तो जो है हमें पहले ही वर्ड हम भारत के लोगों से भी जो है दर्शाई गई है। न्याय की अगर हम बात करें तो देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो है विश्वास दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्लियर। फिर स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो इसका तात्पर्य जो है नागरिक जो है स्वतंत्रता से। और ये कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक, तो 5 स्वतंत्रताएं जो है आपको दी हैं। जिस प्रकार आपको न्याय 3 देखने को मिल रहे हैं, इसी प्रकार स्वतंत्रताएं जो है 5 हैं। कौन कौन सी हैं? पहला विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा जो है उपासना। समानता की अगर हम बात करें तो प्रत्येक नागरिक को स्थिति और अवसर की समानता प्रदान की गई है, जो कि आप आर्टिकल जो है 14 आपका जो है आर्टिकल 16 में भी जो है आपको देखने को मिलता है। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार राष्ट्र के विभिन्न घटकों में भिन्न भिन्न विचारों तथा भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बीच जो है परस्पर बंधुता की भावना का जो है होना है। ठीक है। चलिए, बंधुता की अगर हम बात करें तो बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। ठीक, तो आपसी भाईचारे की भावना तथा जातीय, भाषाई और धार्मिक एवं अन्य विविधताओं के बाद भी भारतीयता की झांसी जो ताजी जो है संस्कृति को जो है बढ़ावा देना। कहने का मतलब बेशक हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड से हो, मगर हम सब भारतीय हैं, तो इस भावना को लेकर के जो हमें आगे बढ़ना है। क्लियर। चलिएगा, तो प्रस्तावना जो है एक तरीके से समाप्त हुई। आइएगा इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चनों को कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ठीक, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संसद। चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे जो है आंसर करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। ठीक, चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करती है। ठीक, यह संविधान की मन स्थिति को समझने एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं की वैचारिक प्रवृत्तियों को दर्शाती है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में जो है प्रमुख भूमिका निभाई है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता अधिकार दिलाए हैं। ये उपरोक्त बातें संविधान की प्रस्तावना में शामिल हैं। अतः कहा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट प्रतिबिंबित करती है। क्लियर। चलिएगा, आइए लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संविधान की उद्देश्य का आमुख है। क्लियर। चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपने देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। उद्देशिका का सार मानी जाती है तथा उसके लक्षणों को प्रकट करती है। भारत के संविधान का दर्शन भी इसी के माध्यम से प्रकट होता है। न्यायमूर्ति हिमायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। और संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। किसे? प्रस्तावना को या फिर उद्देश्य प्रस्ताव को। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 3। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ठीक, तो आप सभी को मालूम है कि संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ठीक, चलिएगा, तो आंसर आपने देख लिया। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोगों को भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ठीक से होती है। इसका अर्थ है यह कि संविधान का मूल स्रोत जो है भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। यह वाक्यांश अमेरिका की संविधान से लिया गया। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि भारत की संविधान का प्रारूप जो हमने कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से लिया है। क्लियर। चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित अवधारणा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के संविधान में आज 26 नवंबर 1949 क्या 26 नवंबर 1949 को जो है ठीक इसको क्या करते हैं भैया? तो इसको जो है हम
ठीक, इतादत द्वारा जो है संविधान को जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्लियर, चलिएगा आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर। तो आपने देख लिया, रिक्त स्थान में एक्स का स्थान जो है 26 नवंबर 1949 अर्थात विक्रम संवत में बोले तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी अंकित होगा। यह संविधान को अंगीकृत करने की तिथि है। ठीक, उपरोक्त अवतरण में भारतीय संविधान की उद्देशिका का उल्लेख जो है किया गया है। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति, उद्देश्य तथा आदर्शों का वर्णन है। भारतीय संविधान की उद्देशिका एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत की गई थी। उद्देश्य का प्रस्तावना का अंग है, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को जो है पास कर दिया गया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। चलिएगा, तो आपको यहाँ पर क्रम बताना है। अगर आपने एक प्रस्तावना पढ़ी होगी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो आप इसका आंसर जो है सही दे सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिएगा, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, ठीक वही बात जो है कही गई है। चलिए आइएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के एक्सप्लेनेशन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सही क्रम सार्वभौमिक सत्ता अर्थात संपूर्ण संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब गणराज्य, ज्ञातव्य है कि सामाजिक आर्थिक सामाजिक धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द जो है मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जो है जोड़ा गया था। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। क्लियर, आइएगा फिर वही बात बोली गई है। और देखिए आंसर के बाद अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वही चीजें जो है बार बार कही गई हैं। आइए देखते हैं। एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष ठीक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक गणतंत्र का मतलब गणराज्य के रूप में जो है घोषित किया गया है। सार्वभौमिक अथवा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि भारत किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण के पूर्णतः मुक्त होगा। भारत की सत्ता जो है स्रोत भारत के नागरिक हैं और उन्हीं के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा जो है प्रशासन का संचालन किया जाएगा। समाजवादी व्यवस्था में आय और प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर में विषमता के अंत में परिकल्पना होती है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यह सभी धर्मों के लिए बीच जो है समानता और धार्मिक सहिष्णुता का जो है निश्चय करेगा। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक, भारत के शासन को सार्वभौमिक वयस्क अधिकार द्वारा निर्वाचित आवधिक चुनाव और कानून का शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका और भेदभाव रहित भारतीय राजनीति के रूप में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है गणतंत्र, गणराज्य का अर्थ है कि जिसमें सर्वोच्च सत्ता जो है जनता के हाथों में निहित होती है, अर्थात राष्ट्र का एक प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है तथा उसे एक निश्चित अवधि के लिए राज्य के लोगों द्वारा जो है चुना जाता है, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति। क्लियर, चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो अगर आप प्रस्तावना को देखें तो आपको कौन सा शब्द नजर नहीं आएगा, तो संघीय शब्द जो है नजर नहीं आएगा। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक्सप्लेनेशन देख लिए। संघीय शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, जबकि संप्रभुता लोकतंत्रात्मक गणराज्य पंथनिरपेक्ष शब्द जो है उल्लेखित हैं। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया था। संघ शब्द का प्रयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। क्लियर, चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात इसका मतलब यह है कि जब समाजवादी और पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष जो है शब्द जोड़े नहीं गए थे, क्योंकि इन्हें तो 1976 में जोड़ा गया था ना, और यहाँ पर 26 जनवरी 1950 का जो है प्रारूप पूछा गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन।
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस दिन भारत में गणतंत्र घोषित किया गया था। इस दिन की संवैधानिक वस्तु स्थिति में जो है भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ठीक, चलिएगा। तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अखंडता। क्या हो जाएगा? अखंडता, क्योंकि ये शब्द जो है 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रस्तावना में जो है जोड़ा गया था। ठीक, इसलिए जो है आपको यहाँ पर जो है नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेरा आप सभी से। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अखंडता शब्द जो है 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। क्लियर। चलिए, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय दिए गए? तो प्यारे बच्चे, आपको मालूम है कि 3 प्रकार के न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर। चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक, क्लियर है, जो कि हमने आपको बताया। सामाजिक न्याय की बात करें तो आशय है कि यह सभी नागरिकों को समान समझा जाएगा और जन्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो है समाज में किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय में आशय है कि अमीर तथा गरीब के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, अर्थात आर्थिक आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके बीच के अंतर को कम करने का प्रयास किया जाएगा। राजनीतिक न्याय की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, जिनमें जाति, मूलवंश, संप्रदाय, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर विभेद के बिना सभी नागरिकों को मत देने का और निर्वाचित होने का जो है अधिकार दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के ठीक आदर्शों को जो है 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। क्लियर। चलेगा, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध जो है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। इसी प्रकार संविधान के भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्थिक तथा सामाजिक व राजनीतिक न्याय की जो है प्राप्ति के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। नॉलेज प्लस क्या कह रहा है? आर्टिकल 38 फर्स्ट के अंतर्गत जो है राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है सुनिश्चित हो सकेगा। क्लियर। चलिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आप सभी के सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्नलिखित में से अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित की जो है शक्ति प्राप्त होती है। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 और 16 जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 दोनों के साथ मिलाकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार जो है परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की गई है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में घोषित नहीं किया गया है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक वैधानिक या संवैधानिक जो है लक्ष्य है। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना जो है डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा लेकर के चलना चाहूंगा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष पंथनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान रूप से स्थान देगा।
देश के नागरिक किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक, जिसमें आपसे पूछा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। क्या? आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है क्या दिए गए? न्याय दिए गए भाई। ठीक, स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक। क्लियर। चलिएगा आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आंसर तो हमने देख लिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, जिनमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की जो है स्वतंत्रताएं शामिल हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक कल्याण शब्द जो है आपको यहाँ पर जो है देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर। चलिएगा आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। भारत के संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में लोक कल्याण शब्द को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, जबकि प्रभुत्व संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द का उल्लेख जो है उद्देशिका में मिलता है। क्लियर। चलिएगा आइएगा लेकर के चलते हैं ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पर। ठीक, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का जो है उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा देख लेते हैं। ठीक, भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के जो है न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं दी गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 2 प्रकार की जो है समानताएं दी गई, प्रतिष्ठा और अवसर। और 1 प्रकार की जो है भातृत्व। भातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, बंधुता, ठीक, का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन भावों को स्पष्टता मिली है जो संविधान के उद्देशिका की पूर्ति करते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता के माध्यम से देश की एकता और अखंडता को जो है अक्षुण्ण रखने का प्रयास करते हैं। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? आइएगा, बहुत बढ़िया, दीप सिंह जी, वेरी गुड, नमस्कार जी दीप सिंह जी। आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है 1950 में लागू के अंश नहीं थे। ठीक, तो ये दोनों शब्द जो है कब अंश बने प्रस्तावना के? तो ये 1976 में बने थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा एक और शब्द था अखंडता। क्या था? अखंडता शब्द था। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन फर्स्ट सही है, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1950 में जो है लागू संविधान के अंश नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्लियर। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पर क्या कहा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं, ग्राम स्वराज्य नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। और फर्स्ट और थर्ड हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन बी में जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अब तक के संविधान संशोधन में सबसे व्यापक संशोधन है। इस संविधान द्वारा कुछ अन्य प्रावधानों को भी जो है सम्मिलित किया गया, जैसे नीति निर्देशक तत्वों की मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता जो है सुनिश्चित की गई। इसके अलावा इसके अंतर्गत यह भी निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार जो है कार्य करेगा। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फिर से वही क्वेश्चन, वही पैटर्न है। आपको एक कथन दिया गया, एक कारण दिया गया, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कथन कह रहा है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बिल्कुल सही बात है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो भैया ये दोनों जो है सही है और एक दूसरे का जो है सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ए और आर जो है दोनों सही हैं और आर ए का जो है सही व्याख्या कर रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है कि
भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक और गणराज्य के स्थान पर जो है प्रतिस्थापित जो है किया गया था। क्लियर। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक जो है सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं था भैया? ठीक, तो देखिए, पंथ निरपेक्ष सम्मिलित नहीं था, समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था। ठीक, तो ये 3 शब्द जो है सम्मिलित नहीं थे। तो देख लीजिएगा 4 ऑप्शन किसमें नहीं है, तो आपके ऑप्शन ए में नहीं है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए, आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या क्या चीजें सुनिश्चित करता है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। ठीक, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बात सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बात सही है। अवसर की समानता, बात सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, अर्थात उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर, यूपी पीसीएस एग्जाम की डेट बढ़ गई है। बेटा जी, डेट अभी बढ़ने की तो देखिए संभावना यूं है क्योंकि लोकसभा इलेक्शन जो है आ गए। ठीक, तो वो तो बढ़ना, तो वो तो पहले से ही तय थी। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा गरिमा को सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता भी जो है भारत के संविधान के आमुख जो है लक्ष्य हैं। क्लियर। चलिए, दीप सिंह जी बहुत बढ़िया, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। चलिएगा, फटाफट से क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर करिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, अब क्लास लेने में और अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों में। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर। चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं व्याख्या में। ठीक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी विस्तृत व्याख्या मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों में की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता से संबंधित प्रावधानों को मौलिक अधिकारों के अध्याय में जो है विस्तृत से जो है उल्लेखित किया गया है। क्लियर। चलिएगा, बहुत बढ़िया जी। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। भारत के संविधान की उद्देशिका क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ये तो हमने देख ही लिया। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की उद्देशिका। चलिएगा, फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का भाग किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रावधान नहीं है, अर्थात उसको जो है विधि मान्य नहीं दिया गया, बस संविधान का अंग जो है स्वीकार किया गया है। क्लियर। चलिएगा, आइएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर के उसका कोई विधिक प्रावधान नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए वादों में अलग अलग अवधारणाएं व्यक्त की गई हैं। सबसे पहले बेरूबारी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है। फिर 1973 में केशवानंद भारती मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि उद्देश्य का संविधान का भाग है किंतु यह न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। और LIC मामले 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह माना कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। क्लियर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ठीक, संविधान में दिया गया एक आमुख है। चलिएगा, फटाफट से बताइएगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। क्लियर। चलिए, आइएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि न्यायालय में लागू नहीं होता है। ठीक, तो बात तो सही है। महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है, बिल्कुल सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित किया गया, बात सही है। संविधान के कानून अर्थ निर्णय में सहायक है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा किस ऑप्शन में उपयुक्त सभी दे रखा है। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। तो भैया एक ऑप्शन जो है नया ऐड कर लीजिए, ऑप्शन ई।
क्या ऑप्शन ई ऐड कर लीजिए और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि प्रश्नानुसार दिए गए सभी कथन जो है सही हैं, तो ऑप्शन ई जो हमने बनाया वो एकदम सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है, इसे वाद योग्य नहीं माना जाता है, संविधान में इसकी उपयोगिता है तथा इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। इसमें शासन करने के उद्देश्य उल्लेखित हैं। जहां संविधान की भाषा संगठित स्पष्ट है, वहां उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायता है। इस तरह यह संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता प्रदान करती है। क्लियर, चलिए, बहुत बढ़िया दीप सिंह, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, गजब। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव करता है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। क्लियर, चलिए आइएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है, अर्थ है, यह है कि भारत में राज्य कोई धर्म जो है, कोई धर्म नहीं है, अर्थात धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक, और शब्द का जो है अर्थ एक ऐसे राज्य से है जिसका कोई धर्म नहीं होता। क्लियर, तो वो इक्वलिटी के साथ जो है आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। सही नहीं है का मतलब गलत है भैया, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा रखा गया था। ये गलत है, क्योंकि ये प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्ताव संविधान में जो है रखा गया था। चलिए, दिए गए कथनों में से बी जो है सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखा गया था और इसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। और उद्देश्य का प्रस्ताव एक ऐसा प्रपत्र था जिसमें भारत के संविधान के उद्देश्यों का विवरण दिया गया है और इसे संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जनवरी 1947 को जो है पास कर लिया गया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ठीक, चलिएगा फटाफट से आंसर कीजिएगा और बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो ये आज का जो है आपका होमवर्क है। ठीक, और आप इसे करेंगे और इसका जो है कमेंट बॉक्स में जो है आंसर करेंगे और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, मिलते हैं हम आपसे कल सेम टाइम सेम प्लेस पर और लेते हैं आपसे इजाजत। तो सभी प्यारे छात्र छात्राओं को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और जाने से पहले फिर से आपको याद दिलाते हुए जाएंगे कि अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की ये भारतीय राज्य व्यवस्था की अभी तक बुक परचेज नहीं की है तो ध्यानपूर्वक जो है परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आपको हर हाल में प्रीलिम्स बनाना है पॉसिबल और करना है एग्जाम क्रैक। ठीक है भाई, तो आपका टारगेट जो है उस टारगेट को अचीव कराने में जो है अरिहंत पब्लिकेशन की ये प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है कारगर साबित होने वाली है। तो आज ही अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से इस बुक को परचेज करें और अगर ये वीडियो और ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जो है शेयर कर सकते हैं। क्लियर, चलिएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।